ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना ही खबरों में खोट। और आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी। शुरुआत करेंगे इस वक्त की 4 बड़ी खबरों के साथ। आतंकवाद पर पाकिस्तान एक बार फिर से दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है। भारत की कार्रवाई में तबाह आतंकियों के अड्डों को फिर से बनाएगी शहबाज सरकार। मारे गए आतंकियों के घर वालों को 1-1 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान किया गया है। दूसरी खबर, भारत के सुरक्षा घेरे में एक और जाबाज की एंट्री से जुड़ी हुई। ओडिशा में माइक्रो एंटी ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण हुआ है। झुंड में आने वाले दुश्मन के ड्रोन्स को मार गिराने में यह पूरी तरीके से सक्षम है। तीसरी खबर, कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए, कांग्रेस ने बर्खास्त करने की मांग उठाई है। और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। यूपी के जेवर में लगेगी 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट। 3,706 करोड़ रुपए के निवेश से बनने वाली यूनिट में मिलेगा 2,000 लोगों को रोजगार। तमाम खबरों पर विस्तार से हर एक जानकारी आपको हम पहुंचाएंगे। लेकिन देखिए, कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान तो वो पिशाच है जो लात तो क्या, बम, मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन किसी से भी नहीं मान रहा है। भारत ने उसके आतंकी ठिकानों को तबाह किया है, तो अब वो फिर से उन्हें बनाने का प्लान लेकर आ गया है। यानी पाकिस्तान अपने आतंकी ठिकानों को फिर से बनाने जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दफ्तर ने इस बात का ऐलान किया है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जितनी भी बिल्डिंग्स तबाह की थी, पाकिस्तानी सरकार उन्हें फिर से बनवाएगी। यानी पाकिस्तान एक बार फिर अपने टेरर कैंप्स को खड़ा करने में लग गया है। और इस बार उसमें आतंकियों का पैसा नहीं लगेगा, बल्कि शहबाज सरकार खुद उसे स्पॉन्सर करने जा रही है। यानी अब सारी दुनिया के सामने ये खुलकर सामने आ गया है, पाकिस्तान की सरकार आतंकियों को फंडिंग करती है और इस बार भी करेगी। उनका टेरर कैंप्स बनवाने का काम भी करेगी। भारतीय मिसाइलों के कहर से अब तक कर्रा रहा आतंकिस्तान अब उससे उबरने की कोशिश में जुट गया है। शहबाज सरकार ने कहा है कि भारत के हमले में तबाह हुई इमारतों को दोबारा बनवाया जाएगा। इसका पूरा खर्च पाकिस्तान की सरकार देगी। लेकिन सवाल ये है कि भारत ने तो सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था, पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा। अब नापाक सरकार आतंकियों की बिल्डिंग दोबारा बनवा तो रही है, लेकिन इससे पहले कि वहां रेत, पत्थर, गिट्टी आनी शुरू हो, उससे पहले पाकिस्तानियों को पीएम मोदी की चेतावनी सुन लेनी चाहिए। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे। ओ हेलो भाई, ओ भाई कोई है उत्ते? ओ भाई कोई है ऊपर? पिछली बार बहावलपुर का जैश हेडक्वार्टर बनाने के लिए उसामा बिन लादेन ने पैसा दिया था। अब यह काम पाकिस्तान की सेना करेगी। लादेन ने तो सिर्फ लश्कर का हेडक्वार्टर बनवाया, लेकिन पाकिस्तान की सेना लश्कर ही नहीं बल्कि उसके साथ जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी ठिकाने भी बनवाएगी। ये सभी आतंकी संगठन अमेरिका की ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में शामिल हैं। जिन 3 बड़े आतंकी संगठन के ठिकानों पर भारत ने एयर स्ट्राइक की, उन तीनों को अमेरिका भी आतंकी संगठन मानता है। इसमें हाफिज सईद का लश्कर-ए-तैयबा, मसूद अजहर का जैश-ए-मोहम्मद और सैयद सलाहुद्दीन का हिजबुल मुजाहिदीन शामिल है। इन तीनों ही ग्लोबल आतंकी संगठनों के ठिकानों को अब पाकिस्तानी सरकार दोबारा बनवाने जा रही है। देखिए, आतंकी ठिकानों को दोबारा बसाने के साथ साथ पाकिस्तान उन आतंकियों के परिवार वालों को भी मोटी रकम देने जा रही है जिन्हें भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराया था। उन दरिंदों के परिवार को नापाक सरकार माला माल करने जा रही है। लश्कर, हिजबुल, जैश, इन सभी आतंकी संगठनों के ठिकानों पर हुए हमले में जितने भी दहशतगर्द मारे गए, उन्हें पाकिस्तानी आर्मी और सरकार शहीद का दर्जा तो पहले ही दे चुकी थी। अब उन सभी के परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे।
1 करोड़ उन्हें जो मारे गए, बाकी जो हमारे हमले में लंगड़े लूले हुए हैं यानी घायल हुए, उन्हें 10 से 20 लाख रुपए मिलेंगे। मुफ्त का माल पाने वालों में सबसे बड़ा हिस्सा आतंकी मसूद अजहर के पास आएगा। मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद का मुखिया है। इसके परिवार के 14 लोग ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए। 1 करोड़ के हिसाब से मसूद अजहर को कुल 14 करोड़ रुपए शहबाज शरीफ की ओर से दिए जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी के मारे गए जवानों को 1 करोड़ से 4 करोड़ 20 लाख तक का मुआवजा मिलेगा। अब सवाल यह है कि जिस पाकिस्तान के पास खाने पीने के लाले पड़े हों, वो अपने पालतू आतंकियों की फंडिंग कहां से कर रहा है? तो इसका जवाब है IMF का राहत पैकेज। भारत के साथ हो रही लड़ाई के बीच पाकिस्तान को IMF की तरफ से 8.5 लाख करोड़ की भीख की मंजूरी मिल गई। बस फिर क्या था? IMF के कैश पर आतंकिस्तान की ऐश होने लगी। पाकिस्तान ने उन पैसों का बैकअप लेकर अपने सैकड़ों ड्रोन्स भारत पर हमले के लिए बर्बाद कर दिए। अब IMF के उसी पैसे से पाकिस्तान आतंकियों के ठिकाने दोबारा बनवाने जा रहा है। आतंकियों के परिवार वालों को करोड़ों रुपए भी देने की तैयारी की जा रही है। भारत जब पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह करने की तैयारी कर रहा था, तब वॉशिंगटन में IMF के दफ्तर में पाकिस्तान को एक और मदद देने की तैयारी चल रही थी। 6 और 7 तारीख की दरमियानी रात पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने तबाह हुए। 9 मई को IMF ने पाकिस्तान को 8.5 लाख करोड़ का राहत पैकेज दे दिया। हालांकि इसकी प्रक्रिया पहले से चल रही थी। मंजूरी उस वक्त मिली जब भारत पर वो हमला कर रहा था। भारत के विरोध के बावजूद IMF की वोटिंग में पाकिस्तान को पैसे देने की सहमति बन गई। लेकिन अब पाकिस्तान का असली चेहरा सामने आ गया। IMF के पैसों से ही वो आतंकियों के टूटे हुए हेडक्वार्टर बनवाएगा। वही पैसा आतंकियों के परिवार वालों को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। आतंकी हेडक्वार्टर्स को दोबारा बनवाने का उसका फैसला पाकिस्तान के आतंकिस्तान होने का सबसे बड़ा सबूत है। IMF और अमेरिका को इसे समझना होगा। लेकिन पाकिस्तान के असली चेहरे को दरकिनार कर IMF और उसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रखने वाला अमेरिका उसे अंधाधुंध पैसा दे रहा है, जबकि पाकिस्तान IMF का 5वां सबसे बड़ा कर्जखोर है, यानी 5वां सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला देश है। पाकिस्तान पर 11 लाख करोड़ से ज्यादा का विदेशी कर्ज है। हर 5 साल उसकी उधारी की रकम 2 गुना हो जाती है। खबरें हैं कि बीते 7 दशकों में उसने IMF के साथ ही 25 एग्रीमेंट कर लिए हैं। टैक्स से जो पैसा वो वसूलता है, उसका 60 से 70% हिस्सा उसे ब्याज के तौर पर देना होता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, IMF के टुकड़ों पर पलने वाली पाकिस्तान सरकार और सेना अवाम के सामने मानने को तैयार नहीं है। इस लड़ाई में भारत उस पर हर मोर्चे पर भारी था और पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है। उल्टा पाकिस्तान सरकार ने अब अपनी हार को भी जीत दिखाकर बाकायदा जश्न मनाने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि उनकी सरकार ने फर्जी जीत का फर्जी जश्न मनाने के लिए एक दिन तय कर दिया है। शहबाज शरीफ के दफ्तर ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा, 10 तारीख को वो भारत के खिलाफ अपनी फर्जी जीत का जश्न मनाएगी। आने वाली 16 तारीख को पाकिस्तानी डिफेंस फोर्सेस के फर्जी शौर्य का सेलिब्रेशन होगा। इसके लिए पाकिस्तानी आवाम को उनकी सरकार पूरे देश में जमा करेगी और उनसे अल्लाह के नाम का शुक्रिया अदा करवाकर अपनी सेना के फर्जी विजय का गुणगान करवाएगी। जबकि असलियत तो ये है कि उसी सेना के पाले हुए दहशतगर्दों को भारत ने उनकी कब्र तक पहुंचाया था। एम्बुलेंस में जा रहे आतंकियों के शव आतंक के नाश की तस्दीक कर रहे थे। शहबाज सरकार हार का जश्न मनाने की तैयारी में है, लेकिन उसकी हार के सबूत फिर दुनिया के सामने हैं। पाकिस्तान के 11 एयरबेस में से 3 एयरबेस की बर्बादी की नई तस्वीरें सामने आई। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान उन्हें कब तक झुठलाएगा। ये सैटेलाइट तस्वीर पाकिस्तान के उस झूठ का जवाब है जिससे बोल बोल कर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। लेकिन भारत ने एक झटके में दोनों की पोल खोल दी और दुनिया को बता दिया कि जिन 11 एयरबेस को उसने तबाह किया, खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, जहां से उड़ान भरना तो दूर, उनमें हुए गड्ढों को भरना भी नामुमकिन है, जिसमें पाकिस्तान सेना का भोलारी एयरबेस, शुक्र एयरबेस और शहबाज एयरबेस शामिल है। इन सब की तस्वीरें भी सामने आई है, जो बताने के लिए काफी है कि भारत ने एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के इन एयरबेस का क्या हाल किया। भारत के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमले किए गए, उनमें पाकिस्तान एयरफोर्स का 20% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है।
इसी बात की पुष्टि अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी की है, जिसने तस्वीर जारी कर बताया कि भारत ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा है। शहबाज और मुनीर की सेना भारत में बर्बादी के दावे कर रही है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं है। वहीं जब भारत की तरफ पाकिस्तान में बर्बादी के सबूत पाकिस्तान पहुंचे तो वहां की आवाम शहबाज और आसिम मुनीर की फजीहत करने में कसर नहीं छोड़ रही। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के एयरबेस से लेकर सैन्य ठिकानों को धुआं कर दिया। हमने सैटेलाइट के जरिए पहले और बाद की तस्वीरें दिखाई, लेकिन पाकिस्तान के झूठे प्रधानमंत्री ने क्या बोला? चंद ही घंटों में भारतीय फौज की तोपों को ऐसा खामोश किया जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसेस देखते ही देखते सब खंडरात बन गए। बुज़दिल शहबाज के इस झूठ का जवाब भारत को देने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बल्कि खुद उसके अपने मुल्क के लोग उनसे सबूत मांग रहे हैं। चीन की सैटेलाइट कंपनी ने इमेज रिलीज किया जिसमें नूर खान एयरबेस को उन्होंने बताया कि नुकसान हुआ है। उन्होंने 2-3 और पाकिस्तान की एयरबेसेस का दिखाया। ये चीन की सैटेलाइट है। इंडिया की सैटेलाइट कावा के पता नहीं उसका क्या नाम है, उसने भी जारी किया और ये कंफर्म हो रहे हैं दोनों। पाकिस्तान ने क्यों नहीं अभी तक किसी सैटेलाइट से जारी करवाया? अवाम को दें इमेज, अवाम का मुराल हाई हो। यही बात पाकिस्तान में हर तरफ माहौल में घुमड़ रही है और सवालों से लेकर मजाक का शक्ल ले रही है कि हमने हमले किए, उसका उन्होंने पूरा एविडेंस पेश किया कि फलां जगह पे हमले हो गए, ये उसके इमेजेस हैं, ये उसके एविडेंस है, ये है। जो पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए, शायद जरा जल्दी में फैसला हुआ, शायद इसलिए इनके पास वो इमेजरी नहीं है। अब पता तो शहबाज से लेकर मुनीर दोनों को है कि उन्होंने हमले जरूर किए, लेकिन मार सिर्फ उसी ने खाई। पाकिस्तान सरकार और सेना हमारे एयर डिफेंस सिस्टम S-400 से लेकर आदमपुर एयरबेस को तबाह करने का दावा कर रही थी, लेकिन कल जब पीएम मोदी ने पाकिस्तान का झूठ दुनिया को दिखाया तो शहबाज और आसिम मुनीर अपना मुंह छिपाते फिर रहे हैं। हिंदुस्तान के आदमपुर एयरबेस पर पीएम मोदी के पीछे S-400 से लेकर MiG-29 को सारी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने S-400 और आदमपुर एयरबेस तबाह कर दिया, लेकिन जब पीएम मोदी के साथ उसी जगह की तस्वीरें दुनिया के दूसरे मुल्कों की तरह पाकिस्तान तक पहुंची तो पाकिस्तान के लोगों ने पूछा कि अगर तबाह किया था तो मोदी कहां खड़े हैं? नरेंद्र मोदी S-400 मिसाइल सिस्टम अपने पीछे खड़ा करके और खिताब कर रहा है अपने लोगों से। और हमने इसी बेस पे S-400 की तबाही का दावा किया। मोदी ने वहीं S-400 अपने पीछे खड़ा किया हुआ है और कह रहा है ये देखो मेरे पीछे सही सलामत खड़ा है और देखो मैं खिताब कर रहा हूँ अपने लोगों से। वो पूरे जेस्चर दे रहा है। यहाँ में कह रहे हैं जी हम जीत गए हैं। मोदी ने तो सब कुछ हासिल कर लिया, हम कौन सा जीत गए भाई? भारत के सबूत देखकर पाकिस्तान समझ चुका है कि शहबाज शरीफ से लेकर आसिम मुनीर का गैंग कितना झूठा है। 200% सक्सेसफुल है मोदी साहब। और यहाँ पे ये जो कंफ्यूज लीडरशिप है, इसका क्या करना है? इस कंफ्यूज लीडरशिप का हमने क्या करना है? आई डोंट नो। पाकिस्तान ने ये कहा लास्ट टाइम कि जी ये हमारे कवे चिड़िया मार के चले गए। इस दफा उन्होंने कहा हम आपके कवे चिड़िया नहीं मारेंगे, हम आपके बंदे मारेंगे। दिस इज व्हाट दे सेड। सो मोदी ने बेसिकली एक बैरियर तोड़ा है। पाकिस्तान जीत के गीत गाकर गाल बजा रहा है, जबकि सारी दुनिया उसकी बर्बाद तस्वीरें देखकर सच जान चुकी है कि भारत से लड़ोगे तो सिर्फ पिटोगे। भारत की जवाबी कार्रवाई वाली तस्वीरें देखकर पाकिस्तान के लोगों में अपनी सरकार और सेना को लेकर गुस्सा है। शहबाज सरकार और मुनीर की सेना जिस हार को छिपाना चाहती थी, अब वो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में आवाज बुलंद कर रही है। पाकिस्तान में एयरबेस तबाह हुए, पाकिस्तानी सेना को जबरदस्त नुकसान के बावजूद शहबाज ने झूठा बोला। ये हमारी गैरत और असूलों की फतह है। हमने दुश्मन के साथ वही किया जो एक बावकार कौम को जेब देता है। लेकिन पाकिस्तान के शहर शहर से बर्बादी के सबूत आए तो पब्लिक समझ गई कि शहबाज सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है। शहबाज शरीफ की ये आदत है कि ये जब भी नाकाम होते हैं ना, ये मुबारकबाद दे देते हैं। जाफर एक्सप्रेस का बदतरीन इंसिडेंट पाकिस्तान के अंदर होता है, इंटेलिजेंस की बदतरीन फेलियर होती है और ये आदमी बाद में ऑपरेशन के बाद मुबारकबाद दे रहा होता है। अंदाजा करें आप, इतनी जानी नुकसान हो जाता है, इतना पाकिस्तानियों का नुकसान होता है और ये उसके बाद मुबारकबाद दे रहा होता है। भारत के जवाबी हमले में पाकिस्तान की असलियत जानने के बाद वहां लोग अब डर गए हैं। 71 के बाद ऐसा हुआ है कि भारत
हमारे हर शहर हर बेस तक पहुंचने में कामयाब हुए। और ये मोदी अभी अपनी फौज से खिताब करके कह रहा है कि पाकिस्तान को हमने ये सबक दे दिया है कि तुम्हारा कोई भी कोना अब महफूज नहीं। ये है जीत हमारी, जो ये पगलें बजा रहे हैं। कहते हैं झूठ कितना भी बोल लो, एक दिन सामने आ ही जाता है। और अब बात मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की। कर्नल सोफिया कुरैशी पर उनके विवादित बयान पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट सख्त हो गया है। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए डीजीपी को निर्देश किया है कि विजय शाह पर तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। आज कई जगह विजय शाह के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए हैं। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे। जिस इंदौर में मंत्री ने विवादित बयान दिया था, ये तस्वीर उसी इंदौर के रीगल तिराहे की है, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और कर्नल सोफिया कुरैशी की तस्वीर पर दुग्धाभिषेक किया। बेटियों का इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बेटियों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बेटियों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। रतलाम में भी कांग्रेस सड़क पर उतरी और विजय शाह के खिलाफ नारेबाजी की। इधर भोपाल में जीतू पटवारी की अगुवाई में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल श्यामला हिल्स थाने पहुंचा और विजय शाह के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश के सीएम और प्रधानमंत्री मोदी को भी चिट्ठी लिखी है, जिसमें विजय शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की गई है। विजय शाह ने जिस तरीके का घृणित कार्य किया है, उनका इस्तीफा इसी वक्त लेना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। इस बीच मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा नौगांव छतरपुर में कर्नल सोफिया कुरैशी के घर पहुंचे। हालांकि अब इंतजार इस बात का है कि पार्टी विजय शाह पर कार्रवाई करती है या नहीं। विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान पर माफी तो मांगी, लेकिन कांग्रेस उन पर सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़ी हुई है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के नेताओं में इस बात की होड़ मची है कि कौन कितना ज्यादा हिंदू मुसलमान कर सकता है। कांग्रेस सीधे सीधे कह रही है कि ऐसी नफरती सोच बीजेपी की टॉप लीडरशिप से पैदा होती है। जब से नरेंद्र मोदी जी देश में प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने इस प्रकार का जहर घोल दिया है लोगों के दिमाग में, जिसके कारण भाजपा के नेताओं में होड़ लग जाती है कौन ज्यादा हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत पैदा कर सकता है। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ऐसी नफरती सोच के लोगों ने न तो शहीद विनय नरवाल की नई नवेली दुल्हन को बख्शा और न ही विक्रम मिस्री की बेटी को बख्शा। सचिन पायलट ने कहा कि विजय शाह को मंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है और भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है उनको माफी मांगनी चाहिए। मध्य प्रदेश के मंत्री के विवादित बयान पर आम आदमी पार्टी भी बीजेपी को घेर रही है। भाजपा की यही असली मानसिकता है, ये सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ सकते हैं, जोड़ नहीं सकते। इधर मायावती ने भी विजय शाह के बयान को शर्मनाक बताया है और बीजेपी से कार्रवाई की मांग की है। और एक बार फिर बात पाकिस्तान की करेंगे। वहां की सेना और सरकार का आतंकियों से कनेक्शन ये किसी से छिपा हुआ नहीं, और अब एक और वीडियो सामने आया है जो इसकी तस्दीक करने का काम कर रहा है। टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरें आतंकी मोहम्मद मुदस्सिर के घर की है, जो मुरिदके में लश्कर के हेडक्वार्टर पर भारतीय स्ट्राइक में मारा गया। सोमवार को इसी आतंकी के परिजनों से मिलने के लिए पाकिस्तानी सेना के अधिकारी उसके घर पहुंचे। तस्वीरों में मेजर जनरल इमरान सरताज और पाकिस्तानी सरकार में मंत्री राशिद अहमद खान को आतंकी मोहम्मद मुदस्सिर के परिजनों के साथ देखा गया। वहीं कसूर का जिला पुलिस अधिकारी ईशा खान भी आतंकी के परिजनों के साथ दिखा। आतंकी मोहम्मद मुदस्सिर लश्कर के हेडक्वार्टर का इंचार्ज था और लश्कर कमांडर सैफुल्लाह कसूरी का भी खास था। वो लश्कर के हेडक्वार्टर में आतंकियों की भर्ती और ट्रेनिंग की देखरेख करता था। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के ड्रोन हमलों को नाकाम करने के बाद भारत ने आज ओडिशा के गोपालपुर में एंटी ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र का दूसरा सफल परीक्षण किया है। और इस परीक्षण के दौरान दागे गए भार्गवास्त्र ने पलक झपकते ही टारगेट पर सटीक निशाना लगाया और उसे पूरी तरह तबाह कर दिया। भार्गवास्त्र एक एंटी ड्रोन सिस्टम है जो स्वॉर्म यानी झुंड में आने वाले ड्रोन्स के हमलों को नाकाम करने में सक्षम है। भार्गवास्त्र 6 किलोमीटर की रेंज में आने वाले छोटे से छोटे ड्रोन को ट्रैक कर उसे निशाना बना सकता है। ये एक बार में 64 माइक्रो मिसाइल दागता है जो दुश्मन के ड्रोन्स को निशाना बनाती है। इस सिस्टम को मैदान, पहाड़ या रेगिस्तानी इलाकों में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। भार्गवास्त्र पूरी तरह स्वदेशी है और इसे एसडीएल यानी कि सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड में तैयार किया गया है और ये भारत की एक और नई ताकत।
देखिए, भारत की सख्ती के बाद पाकिस्तान ने बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ को वापस भेज दिया है। पहले डीजीएमओ लेवल पर बातचीत हुई, उसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों को सौंप दिया। जैसे ही परिजनों को पूनम कुमार शॉ की वतन वापसी की खबर मिली, घर में सभी लोग खुशी से झूम उठे, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और सरकार का शुक्रिया अदा किया। लड़का तो हमारे फंसा रहा तो हम लोग के कुछ अच्छा ना लगत रहा। हम लोग आशा दिया है कि हाँ आएगा, देरी होगा तो आशा पर नहीं है जा। वो एकदम सही सलामत है, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे वीडियो कॉल किया था, एकदम टोटली वो फिट है, फिजिकली फिट है और बोल रहे थे कि टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। दरअसल पूनम शॉ 23 अप्रैल को फिरोजपुर सेक्टर में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान गलती से पाकिस्तान चले गए थे। इसके बाद उन्हें पाकिस्तान रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया था। जवान शॉ मूल रूप से पश्चिम बंगाल में हुगली के रहने वाले हैं। पहलगाम आतंकी हमले के अगले दिन 23 अप्रैल को फिरोजपुर में भारत पाक बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद लखनऊ में तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली गई, जिसमें सीएम योगी समेत कई मंत्री शामिल हुए और इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को ही निगल जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरा देश एकजुट होकर सेना के जाबाजों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। उत्तराखंड से लेकर ओडिशा तक तिरंगा यात्रा की धूम है। देहरादून में तिरंगा यात्रा रैली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आतंकवाद और उसके आकाओं को सेना ने सही जवाब दे दिया है। जो भारत को चुनौती देगा उसको मुंहतोड़ जवाब देगी। ये भारत के लोगों ने भी आज सेना के साथ खड़े होकर, देश के साथ खड़े होकर एकता और अखंडता का परिचय दिया है। महाराष्ट्र के थाने में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी शामिल हुए। रैली में लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। ओडिशा के भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी कैबिनेट ने सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों और उनके ठिकानों को तबाह कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी लोगों तक पहुंचाने के लिए देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। कई राज्यों में लोगों ने विशाल तिरंगे के साथ यात्रा निकाली और तीनों सेनाओं के शौर्य को सैल्यूट किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरा देश एकजुट होकर सेना के जाबाजों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। उत्तराखंड से लेकर ओडिशा तक तिरंगा यात्रा की धूम है। देहरादून में तिरंगा यात्रा रैली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आतंकवाद और उसके आकाओं को सेना ने सही जवाब दे दिया है। जो भारत को चुनौती देगा उसको मुंहतोड़ जवाब देगी। ये भारत के लोगों ने भी आज सेना के साथ खड़े होकर, देश के साथ खड़े होकर एकता और अखंडता का परिचय दिया है। महाराष्ट्र के थाने में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी शामिल हुए। रैली में लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। ओडिशा के भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी कैबिनेट ने सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों और उनके ठिकानों को तबाह कर दिया था। देश ऑपरेशन सिंदूर की जीत का जश्न मना रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस जश्न के बीच एक पाकिस्तानी फौजी की तारीफ कर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। महबूबा मुफ्ती का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब पाकिस्तान को लेकर लोगों में गुस्सा भरा हुआ है। ऐसे में पाकिस्तानी फौजी की तारीफ करना न लोगों को रास आया, न सियासतदानों को। पाकिस्तान का एयर चीफ याद आ रहा है, उसकी तारीफ में आप कसीदे कस रही हैं। आपको भारत के एयर चीफ नहीं नजर आ रहे? अमरप्रीत सिंह, जिन्होंने पाकिस्तान के 11 एयरबेस ध्वस्त किए। दरअसल महबूबा मुफ्ती ने हैदराबाद की कराची बेकरी में हुई तोड़फोड़ का वीडियो शेयर कर तोड़फोड़ करने वाले लोगों पर निशाना साधने की कोशिश की थी। महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर लिखा कि हमारे देश के कट्टरपंथी लोग दुकानें तोड़ने में व्यस्त है, मुगल शासक औरंगजेब के नाम पर हिंसा करने में जुटे हैं। दूसरी ओर औरंगजेब का हमनाम पाकिस्तान का एयर वाइस मार्शल है। वो औरंगजेब अहमद अपनी सेना को मॉडर्न वॉरफेयर की ट्रेनिंग दे रहा है, लेकिन वो निशाना साधते साधते पाकिस्तानी फौजी की तारीफ कर गई और उल्टा घिर गई। और इसी बीच जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ एक्शन जारी है। शोपियां में कल सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर किया था, जिनके पास से मिले हथियारों के जखीरे को पुलिस ने मीडिया को दिखाया। जिन 3 आतंकियों को ढेर किया, उनका संबंध लश्कर-ए-तैयबा से था। इनमें से 2 आतंकियों की पहचान हुई है,
जिसमें से एक का नाम शाहिद कुट्टे है और दूसरे का नाम अदनान शफी डार था। इसमें से कुट्टे लश्कर तैयबा के लिए आतंकियों की भर्ती, ट्रेनिंग और ऑपरेशंस को अंजाम दिया करता था। मारे गए आतंकवादियों के पास से बड़ी संख्या में AK-47 राइफलें, मैगजीन, ग्रेनेड बरामद हुए हैं। साथ ही बड़ी मात्रा में कैश भी मिला है, जिसका इस्तेमाल ये दहशत फैलाने के लिए करने वाले थे। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को दक्षिण कश्मीर जिले के शुक्रू केल्लर इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में इनपुट मिला था, लेकिन जब सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया तो आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी और फिर तलाशी अभियान मुठभेड़ में बदल गई। इसी के बाद सेना ने जवाबी कार्रवाई कर 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। पहलगाम हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधने वाली एक्टर और बीजेपी सांसद कंगना रनौत खुद पाकिस्तानी गाने पर रील बनाने को लेकर विवादों में घिर गई हैं। लेकिन विवाद की जड़ सिर्फ पाकिस्तानी गाना नहीं है, बल्कि इसकी टाइमिंग भी है। जब पूरा देश पहलगाम आतंकी हमले और जवानों की शहादत को लेकर गुस्से में है, ऐसे में बीजेपी सांसद कंगना रनौत का ये वीडियो लोगों की नाराजगी का कारण बन गया, जिसको लेकर कंगना चौतरफा ट्रोल हो रही हैं। कोई कंगना की देशभक्ति पर सवाल उठा रहा है तो कोई कंगना की रील को देश के शहीदों का अपमान बता रहा है। दरअसल जिस गाने पर कंगना रनौत ने रील बनाई है वो पाकिस्तानी गाना है। इसे पाकिस्तानी सिंगर जैन जोहेब ने गाया है। ये वीडियो 2 दिन पहले जयपुर के एक होटल में शूट किया गया था। 35 सेकंड के इस वीडियो में कंगना एक मोर के साथ डांस करती हुई दिख रही हैं, लेकिन रील के लिए पाकिस्तानी गाना इस्तेमाल कर कंगना बुरी तरह घिर गई। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन तनाव कम नहीं हुआ है। भारत के हाथों बुरी तरह पिटा पाकिस्तान अब बूंद बूंद के लिए तरसने वाला है। उसके पास खेती के लिए पानी नहीं बचा और जो थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ था वो लगातार सूख रहा है। सबसे ज्यादा समस्या खरीफ की फसल को लेकर है। जो पानी इन फसलों को देना था वो उसके पास नहीं है। पाकिस्तान पहले से 21% पानी की किल्लत का सामना कर रहा था और ये तब था जब पाकिस्तान को सिंधु का पानी मिलता था। लेकिन आतंकी हमलों के बाद भारत ने ये समझौता तोड़ दिया और अब पाकिस्तान की फसलों पर सूखे की मार पड़ने वाली है, क्योंकि एक तरफ 21% पानी की किल्लत, दूसरी तरफ सिंधु समझौता भी टूट चुका है, जिसके तहत पाकिस्तान को 80% पानी मिलता था। इस खबर के बाद से ही पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि आतंक की फैक्ट्री से पेट नहीं भरता है, खेती से भरता है और खेती के लिए चाहिए पानी, जो पाकिस्तान के पास नहीं है। भारत सरकार ने दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के एक अधिकारी को भारत छोड़ने का आदेश दिया है। वो अधिकारी जासूसी में कथित तौर पर शामिल था। इसके बदले में पाकिस्तान सरकार ने भी ऐसे ही आरोप लगाकर इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में तैनात अधिकारी को पाकिस्तान छोड़ने का आदेश दिया है। भारत सरकार ने पाकिस्तानी अधिकारी को देश छोड़ने के लिए 24 घंटे का समय दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये अधिकारी भारत में अपने राजनयिक पद की गरिमा के हिसाब से काम नहीं कर रहा था। भारत ने अधिकारी की गतिविधियों पर पाकिस्तानी उच्चायुक्त को एक आपत्ति पत्र भी जारी किया। हालांकि विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी अधिकारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों का ब्यौरा नहीं दिया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये आरोप जासूसी के एक मामले से जुड़े हैं, जिसकी जांच पंजाब पुलिस कर रही है। पंजाब पुलिस ने 11 मई को कहा था कि उसने पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात एक अधिकारी से जुड़ी जासूसी गतिविधियों में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। भारत सरकार के फैसले के बाद पाकिस्तान ने भी बदले की कार्रवाई की और इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के एक कर्मचारी को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया और उसे 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान छोड़ने का आदेश जारी किया। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान हाई कमीशन में पाकिस्तानी कर्मचारियों की संख्या 30 तक सीमित कर दी थी। कल विदेश मंत्रालय ने यह साफ किया था कि पीएम मोदी की अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट से ट्रेड को लेकर कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने व्यापार बंद करने की धमकी देकर सीज फायर करवाया। कल ये बात उन्होंने सऊदी अरब में भी दोहराई। ट्रंप सऊदी अरब के दौरे पर थे और जब मंच पर बोलने के लिए खड़े हुए तो फिर से भारत पाकिस्तान का मुद्दा उछाल दिया। Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan, and I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने भारत पाकिस्तान को एक बराबर खड़ा कर दिया और पीएम मोदी के साथ साथ शहबाज की भी तारीफ की। अब कांग्रेस एक बार फिर भड़क गई है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया के जरिए पूछा कि इस खुलासे के बारे में अत्यंत मुखर रहने वाले पीएम और विदेश मंत्री का क्या कहना है। क्या उन्होंने अमेरिकी दबाव के सामने भारत के सुरक्षा हितों को गिरवी रख दिया? कांग्रेस मांग कर रही है कि सरकार संसद में आकर इन सवालों का जवाब दे। आज समय आ गया कि एक बार दोबारा विशेष सत्र बुलाया जाए, जो
कुछ अब तक घटा उस पर एक चर्चा हो। कांग्रेस को इस बात पर भी आपत्ति है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार भी आतंकवाद शब्द का जिक्र क्यों नहीं किया। वो बार बार दोनों देशों को बराबर क्यों रख रहे हैं। सीज फायर के बाद दिल्ली में एक बार फिर हाई लेवल बैठकों का दौर जारी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज पहले सीसीएस की बैठक हुई, फिर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। इन दोनों ही बैठकों को लेकर आज दिल्ली में हलचल रही, क्योंकि पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम जरूर हुआ है, लेकिन तनाव अब भी बरकरार है। सीज फायर के बाद पहली बार हुई सीसीएस की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के अंदर के हालातों और सुरक्षा ऑपरेशन की समीक्षा की गई। बैठक में पीएम के अलावा अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल, शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद जोशी और सर्बानंद सोनोवाल समेत सुरक्षा से जुड़े अधिकारी शामिल रहे। इधर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने न केवल सशस्त्र बलों की वीरता समर्पण की सराहना की, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के करारे जवाब के लिए बधाई भी दी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज बड़ा फैसला हुआ है। सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने यूपी के जेवर में नई यूनिट लगाने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार के फैसले के मुताबिक ग्रेटर नोएडा के जेवर में देश का छठा सेमीकंडक्टर यूनिट लगेगा। इसके लिए कैबिनेट ने 3,706 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यूनिट लगने से करीब 2,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यूनिट शुरू होने के बाद वहां हर महीने 3 करोड़ 60 लाख चिप तैयार की जाएंगी। इस यूनिट को आईटी कंपनी HCL और फॉक्सकॉन की साझेदारी से तैयार किया जाएगा। बताया गया है कि साल 2027 से जेवर यूनिट में सेमीकंडक्टर चिप का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, जिनका इस्तेमाल मोबाइल फोन, लैपटॉप और कार समेत कई डिजिटल उपकरणों में करने का काम किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मुंबई की, जहां एक पिज्जा डिलीवरी बॉय को मराठी ना बोलने पर कस्टमर ने पैसे देने से इनकार कर दिया। कस्टमर ने कहा कि मुंबई में हो तो फिर मराठी आनी चाहिए। दोनों के बीच बहस हुई और उसका वीडियो वायरल हो रहा है। जाऊन राहायचं क्यों? मराठीत नाही येत नाही थे, बट क्यों जबरदस्ती मराठी बोलने का, पण क्यों? भांडुप इलाके में पिज्जा डिलीवरी बॉय मराठी नहीं बोल पाया तो महिला ने बहस करना शुरू कर दिया। यानात जाऊन राहायचं क्यों? मराठीत नाही येत नाही थे, बट क्यों जबरदस्ती मराठी बोलने का, पण क्यों? कस्टमर ने पिज्जा के पैसे देने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि डिलीवरी बॉय को मराठी नहीं आती थी। है यहाँ पे ऐसे। कौन बोला इसे? हमारा येत नहीं हिंदी। नहीं आता तो फिर नहीं ऑर्डर करने का ना। आता तो पैसे देते। हाँ पैसे नहीं देने का ना पैसा। हाँ ठीक है ठीक है। डिलीवरी बॉय ने पूरे मामले का वीडियो बना लिया। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया। अगर आप बाहर के स्टेट में जाओगे तो वो अपनी लैंग्वेज में ही बात करते हैं। बात मराठी बोलने पर बढ़ती गई और डिलीवरी बॉय को बिना पैसे के ही लौटना पड़ा। नहीं देने का ना। हरिद्वार में सड़कों पर स्टंट करना कुछ युवकों पर भारी पड़ गया। दरअसल पुलिस ने कार तो सीज की ही, साथ ही युवकों ने माफी भी मांगी है कि आगे वो इस तरह का स्टंट कभी नहीं करेंगे। शाम में शराब पीकर गाड़ी में ड्राइविंग की है, उस चीज के लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। थाने में खड़े ये युवक माफी मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि हम अब खतरनाक ड्राइविंग नहीं करेंगे। हम आगे इस चीज को फ्यूचर में कभी भी नहीं करें। हम माफी मांगते हैं इस चीज के लिए, हमें माफ कर दो। जिस बात के लिए ये युवक माफी मांग रहे हैं वो वीडियो आपके सामने है। हरिद्वार की सड़कों पर किस तरह से कार से स्टंट कर रहे हैं। युवक बेखौफ होकर स्टंट कर रहे हैं। एक लड़का कार की खिड़कियों पर लटका हुआ है, बाहर हाथ निकालकर बाइक सवारों को परेशान कर रहा है। कार पूरी स्पीड से सड़क पर दौड़ रही है। सरेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक कार को किस तरह से जिगजैग करके खतरनाक तरीके से स्टंट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार को कब्जे में लिया। एक वीडियो वायरल हुआ, उस पर रात ही पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है, गाड़ी को सीज किया गया है और जितने भी युवक इसमें थे इन सबका जो है ड्रंकन ड्राइविंग में चालान किया गया। अब पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। स्टंट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। तमिलनाडु में कुवागम फेस्टिवल अगले 18 दिनों तक मनाया जाएगा। ट्रांसजेंडर महिलाएं इस खास त्योहार को खास तरीके से मनाती हैं और इस मौके पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए।
कुवागम त्योहार मनाने के लिए तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में भारी भीड़ उमड़ी। ये त्योहार खासतौर पर ट्रांसजेंडर समुदाय का है, जिसमें ट्रांसजेंडर महिलाएं महाभारत कालीन अर्जुन के पुत्र अरावन देवता का आह्वान करती हैं। इस मौके पर हजारों ट्रांसजेंडर और भक्तों ने भव्य 21 फुट का रथ खींचा। मान्यता है कि किन्नरों की साल में एक दिन शादी होती है। ये शादी भी भगवान अरावन से होती है। भगवान अरावन की मूर्ति को शहर में घुमाया जाता है। अगले ही दिन किन्नर श्रृंगार उतारकर विधवा की तरह शोक मनाते हैं और सफेद कपड़े पहन लेते हैं। कुवागम त्योहार 18 दिन तक मनाया जाता है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। नक्सलियों को लेकर सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर 31 नक्सलियों को ढेर किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी दी। कुरगुट्टालू पहाड़ पर मारे गए हैं नक्सली। अमित शाह ने बताया कि 21 दिनों में यह ऑपरेशन पूरा हुआ। नक्सलवाद के खिलाफ यह सबसे बड़ा ऑपरेशन। सीआरपीएफ, एसटीएफ, डीआरजी के जवानों को बधाई भी गृह मंत्री अमित शाह ने दी है। तो 21 दिनों में ऑपरेशन पूरा हुआ। बड़ी खबर इस वक्त की है। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का यह बड़ा ऑपरेशन, जिसमें 31 नक्सलियों को ढेर किया गया छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पर। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लेकर यह पूरी जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने सुरक्षा बलों को बधाई भी दी है। कुरगुट्टालू पहाड़ पर ये सभी नक्सली मारे गए हैं। 21 दिनों में इस ऑपरेशन को कंप्लीट किया गया और नक्सलवाद के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें ये सबसे बड़ी कामयाबी। सीआरपीएफ, एसटीएफ, डीआरजी जिनके जवानों ने इस ऑपरेशन को सफल बनाया और इस ऑपरेशन में नक्सलवाद पर बड़ा प्रहार किया गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। अगली खबर का रुख करते हैं। देखिए, चीन से सटे हुए रूस के कई जंगल इन दिनों भीषण आग में खाक हो रहे हैं। हालांकि आग बुझाने के लिए बड़े पैमाने पर अग्निशमन विमानों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ज़बाई-कल्स्की इलाके में लगी इस भीषण आग ने एक बड़े हिस्से को जलाकर राख कर दिया। करीब 485,000 हेक्टेयर जंगल इस अग्नि तांडव से बर्बाद हो गए हैं। हाईवे से सटे इलाकों को खाली कराया जा रहा है। लपटों से पूरा इलाका धुआं हो गया। लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। आग को बुझाने के लिए रूस बड़े पैमानों पर हेलीकॉप्टर्स और विमानों की मदद ले रहा है। 70 से ज्यादा दमकर्मी और 20 अग्निशमन गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। हालांकि रूस के आपातकालीन मंत्रालय ने दावा किया कि आग को जल्द बुझा लिया जाएगा। शहर की और तेजी से बढ़ रही जंगल की आग पर फिलहाल काबू कर लिया गया है। और बी.आर. गवई देश के 52वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। 16 अप्रैल को पूर्व सीजेआई खन्ना ने केंद्र सरकार से उनके नाम की सिफारिश की थी। भूषण रामकृष्ण गवई। शपथ ग्रहण के बाद चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने महात्मा गांधी और बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि के बाद कुछ लोगों ने सीजेआई गवई को जय भीम बोलकर अभिवादन किया। सीजेआई ने भी जय भीम बोलकर जवाब दिया। जस्टिस बी.आर. गवई बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले पहले और अनुसूचित जाति से आए दूसरे मुख्य न्यायाधीश हैं। उनका कार्यकाल 6 महीने के लिए है। वो 23 नवंबर तक सीजेआई रहेंगे। अपने इस कार्यकाल में सीजेआई गवई वक्फ केस समेत कई अहम मामलों की सुनवाई करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट में अपने 6 सालों के कार्यकाल में जस्टिस गवई कई महत्वपूर्ण पीठों का हिस्सा रहे हैं और अहम और ऐतिहासिक फैसले सुनाए। इसमें बुलडोजर कार्रवाई की निंदा करने, सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 हटाने को वैध ठहराने, चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित करने और नोटबंदी को संवैधानिक बताने जैसे फैसले शामिल हैं। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के बाद सीमावर्ती इलाकों में जिंदगी अब पटरी पर लौट रही है। वहीं माता वैष्णो देवी धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी बहाल हो गई है। कई दिन तक सेवा स्थगित रहने के बाद आज सुबह पहली बार हेलीकॉप्टर्स ने कटरा से माता वैष्णो देवी धाम के लिए उड़ान भरी। वहीं हेलीकॉप्टर सेवा दोबारा शुरू होने से दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु काफी खुश नजर आए। नहीं सर, हमें पता चल गया था कि हेलीकॉप्टर चले हुए हैं, तो अभी यहाँ के कंफर्म किया। निहारिका भवन में गए तो टिकट मिल गई हमको। अचानक मिल गया, टिकट काउंटर पे गए तो वेटिंग नहीं थी, टिकट ले ली, एकदम टिकट मिल गई। माता रानी की कृपा हुई। माता वैष्णो देवी यात्रा पर भारत पाक तनातनी का असर भी दिख रहा है। 7 मई को संघर्ष बढ़ने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से कम हुई। माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर में पहले की तुलना में काफी कम श्रद्धालु दिखे, तो वहीं धाम को जोड़ने वाले रास्ते भी खाली नजर आए।
हालांकि अब संघर्ष विराम के बाद श्रद्धालुओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। यात्रा की कम होती हुई संख्या को देखकर जैसा हालात पिछले कुछ दिनों में देख रहे थे, तो हमने जो आरती की सुविधा है वो भी जो करंट काउंटर्स पर निःशुल्क जो है प्रोवाइड करने का फैसला श्राइन बोर्ड ने पिछले 2-3 दिनों में लिया है। वहीं हालात को देखते हुए माता वैष्णो देवी धाम और कटरा में सुरक्षा बलों की चौकसी बढ़ी हुई है। और अब एक बड़ी खबर आपको बताएं, सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है। भारत सिंधु जल संधि को फिर से बहाल करे। पाक सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय को इस बाबत एक चिट्ठी लिखी है। पाक ने समझौता स्थगित करने पर फिर से विचार करने के लिए कहा है और कहा है अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान मुश्किल में आ जाएगा। तो भारत सिंधु जल संधि को फिर से बहाल करे, पाकिस्तान की एक गुहार भारत से बाकायदा इसे लेकर चिट्ठी लिखी गई है। और इसी के साथ एबीपी रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरें आगे भी जारी रहेंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।